नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मित्रों, बहुत पहले एक धारावाहिक आया करता था महाभारत। वो आप सब ने जरूर देखा होगा। और वो सीरियल जब शुरू होता था तो उसमें एक आवाज आती थी, तेज गूंजती हुई आवाज, मैं समय हूं। जी हां, समय समय होत बलवान। 2014 को याद कीजिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले थे, तो शायद ही किसी को अंदाजा हो कि अगले आने वाले 10 साल में देश की क्या हालत होगी, देश की सूरत और सीरत में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन वो हुआ। यहां एक चीज और भी कहते हैं कि जीवन चक्र, समय का चक्र, वो लगातार घूमता रहता है, हमेशा एक सा नहीं रहता। 2014 में जो वक्त था, जो समय था, वो नरेंद्र मोदी के साथ था। 10 साल के बाद, और वो समय, वो वक्त नरेंद्र मोदी का था, और उस वक्त ने इस इतनी ज्यादा तरजीह नरेंद्र मोदी को दी कि नरेंद्र मोदी खुद को अवतार समझने लगे, भगवान समझने लगे। वो अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं मानते। लेकिन काल का चक्र जब घूमा और 4 जून को जो रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव का, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी या बिगड़ी, और बिगड़ी तो लगातार बिगड़ती चली गई। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चुनाव अकेले नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लड़ा गया। और इस चुनाव में सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए, सर्वे रिपोर्ट हो, आईबी रिपोर्ट हो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो, उन सबको जानते हुए गुजरात लॉबी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो जादुई आंकड़ा चाहिए था वो नहीं मिला अकेले बीजेपी को, क्योंकि ये पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। और ये डर था कि अगर बीजेपी के अंदर बैठक होती है अपना नेता चुनने के लिए संसद के भीतर, तो कहीं कुछ गड़बड़ झाला न हो जाए। इसलिए बीजेपी की बैठक भी नहीं हुई, और उस बीजेपी की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता भी नहीं चुना गया। सीधे सीधे एनडीए की बैठक हुई और उसमें एनडीए के नेता चुन लिए गए, सरकार बना लिए। सरकार बन गई, उन्हें विश्वास मत हासिल है या नहीं है, इस पर भी सदन के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई। उल्टे मैडम राष्ट्रपति ने इसे पूरी बहुमत वाला सरकार भी बता दिया। लेकिन इन सब से गुजरात लॉबी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह
को सब हर कोई विजेता मान ले, ऐसा होता नहीं है और न हुआ। आपको पता होगा, आप अच्छी तरह से याद करें कि इसी चुनाव के दौरान जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कहते हैं कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, क्या नड्डा का कद इतना बड़ा हो गया कि वो आरएसएस को आईना दिखाने लगे? वो नड्डा जो पूर्णकालिक बीजेपी के अध्यक्ष भी नहीं है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और वो मर्सी पर अध्यक्ष बने हुए हैं गुजरात लॉबी के। तो लिहाजा गुजरात, ये मान लिया गया कि गुजरात लॉबी ने जो उनसे बुलवाया वो उन्होंने बोला। लेकिन एक हार के बाद 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उसका जब परिणाम आया तो उसमें भी बीजेपी गायब। इस बीच जिन 2-3 बड़े राज्यों से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पराजय मिली थी, बड़ी पराजय, जिसमें कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार है नहीं, महाराष्ट्र में बहुत अजीब स्थिति है। वहां वॉशिंग मशीन के जरिए बीजेपी की सरकार चल रही है। करोड़ों का घपला करने वाले लोग अब पाक साफ हो चुके हैं, लेकिन वहां भी जिन लोगों को वॉशिंग मशीन में धुला गया, वो धुलाई काम नहीं आई, और जिसे धोने की कोशिश की गई राजनीति से, वो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार मिलकर के इन्होंने बीजेपी को राजनीति का सबक सिखा दिया कायदे से। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, तो वो रास्ता भी कंकटाकीर्ण रहा। यहां भी बीजेपी अकेले दम पर जो दावा कर रही थी 80 सीट जीतने का, वो 30 से 35 के बीच में रह गई। ऐसे में जो पिछले करीब 2017 से जिस मुख्यमंत्री को लेकर के गुजरात लॉबी बेचैन रहा करती थी, वो गुजरात लॉबी जिसको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद चुभते थे, निशाना उनके ऊपर लगाया गया। यूपी में पराजय का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश की गई। वो योगी आदित्यनाथ जो पूरी तरह से आरएसएस द्वारा प्रोटेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। आरएसएस ने ही उनको गद्दी पर बिठाया, और आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी जब ये समझ में आया, या जब ये समझ में आने लगा कि टारगेट पर उनका ही प्रतिनिधि है गुजरात लॉबी के, तो वो आरएसएस आखिर चुप कैसे बैठ सकती थी। तो मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से भी मिलते हैं चुनाव परिणाम के तुरंत बाद, और पूरी की पूरी आरएसएस के संशयों के बीच में जब भी मोहन भागवत जाते हैं, इस चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद,
वो लगातार गुजरात लॉबी को निशाने पर लेते हैं। नरेंद्र मोदी के उस बयान को, उस इंटरव्यू को जिसमें कि उन्होंने अपने आप को परमात्मा नॉन बायोलॉजिकल बताया था, उसको लेकर के भी निशाना साधते हैं। और ये सिलसिला लगातार जारी है। अभी ताजा तरीन घटना के तहत झारखंड में जब वो पहुंचे और गुमला में जब उन्होंने अपने अपनों के बीच संबोधन शुरू किया तो उन्होंने फिर निशाने पर नरेंद्र मोदी को लिया और नाम लिए बगैर उन्हें सुपरमैन तक करार दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि ये बड़बोलापन है, वो निराकार ब्रह्म की तुलना और किसी से नहीं हो सकती है। और जो लोग अपने आप को निराकार ब्रह्म समझने लगते हैं वो उनकी भूल होती है। खैर, हम इन सब बातों पर ज्यादा नहीं पड़ेंगे। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आज जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बीजेपी की जो हालत बनी है, उसके लिए जो समीक्षा रिपोर्ट्स आ रही है, जो बीजेपी के लोग, पुराने लोग, आरएसएस के स्वयंसेवक, आरएसएस के पदाधिकारी, उनके मुख से जो चीजें बाहर निकल करके आ रही हैं गुपचुप तरीके से, उसके अनुसार बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब है। कहें कि बीजेपी टूट रही है तो गलत नहीं होगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, इन 10 सालों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ मिलकर के पूरे देश में अपना झंडा गाड़ा, लेकिन बिहार में अकेले दम पर आज तक वो सत्ता में काबिज नहीं हो पाए। पश्चिम बंगाल में उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वहां भी कभी बहुमत में नहीं आ पाए, बहुमत के करीब नहीं पहुंच सके। उस आंकड़े को छूना तो दूर, उसके पसंगे में भी नहीं पहुंच पाए। और अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान जो माहौल है, जो माहौल बना है, जिसमें 2017 के बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर टोटी चोर का इल्जाम लगाया गया था और सब लोग बड़े ठहाके लेकर के मजा ले रहे थे। आज वही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरी तरह से बीजेपी का मजा ले रहे हैं। बीजेपी में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के उठापटक चल रही है, जिस तरह से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पूरा एक तरह से मोर्चा खोल दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। दरअसल मोर्चा केशव प्रसाद ने नहीं खोला है,
केशव प्रसाद महज एक मोहरा हैं, एक प्यादा हैं। और इस बात को शायद वो कल जब दिल्ली गए थे, जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिल चुके, नरेंद्र मोदी से मिल चुके, अपनी बात सब जगह कह चुके, उसके बाद जिस तरह से वो लौटे तो उस पर भी तंज कस दिया अखिलेश यादव ने। लौट के बुद्धू घर को आए। अखिलेश इतने पर ही नहीं माने, उन्होंने आज सुबह फिर एक ट्वीट कर दिया, 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। यानी अखिलेश यादव इतना बड़ा कटाक्ष करते हैं बीजेपी के नेता के ऊपर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। एक तरह से केशव प्रसाद मौर्य को उनकी औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि आप लखनऊ से दिल्ली तक भले ही दौड़ लगा लो, लेकिन आप केवल और केवल मोहरा हो। आप उस गुजरात लॉबी की कठपुतली हो, वो जितना डोर खींचेगी उतना ही आप चल सकोगे, उतना ही आप नाच गा सकोगे। और जेपी नड्डा चाहे जो कहे कि आज हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन आरएसएस आज भी इतनी ताकतवर है कि वो अपने मुख्यमंत्री को बचा सकती है और अपने प्रधानमंत्री को सबक भी सिखा सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस सेवा दल नहीं है। इस बात को सबको समझना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस में भी इस तरह के महत्वाकांक्षी नेता हुए जिन्होंने कि सेवा दल को खत्म कर दिया, वो स्थिति आरएसएस की नहीं होनी है। चाह करके भी गुजरात लॉबी आरएसएस का इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकती है। आप हां, ऐसा लगने लगा है कि आरएसएस ने खेल शुरू कर दिया है। ये आरएसएस का खेल ही है कि 2-3 दिनों तक जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गहमागहमी बनी रही, उत्तर प्रदेश लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, और जिस तरह से चहक रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें उतना ही बड़ा झटका भी लगा है। फिलहाल ऐसा दिखने लगा है कि योगी को कोई खतरा नहीं है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी बार बार जब हार के कारण गिनाए जा रहे हैं, लोग उनके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी पलट करके जवाब देते हैं कि ये अति आत्मविश्वास था। अगर अति बहुत कुछ योगी अपनी जगह पर सही भी हैं, अगर ये अति आत्मविश्वास नहीं होता तो वो हिंदूवादी पार्टी अयोध्या में हारती नहीं, काशी में हार जीत का अंतर इतना कम होता नहीं, और अब तो आप बद्रीनाथ भी हार गए।
प्रयागराज हार ही चुके हैं। यानी आपने इन 10 सालों में भले ही आप ये दावा करें कि हमने राम का मंदिर बनवा दिया, लेकिन वो हिंदूवादी पार्टी हिंदुओं के पवित्र स्थलों से लगातार अब हार स्वीकार करने को विवश हो चुकी है। तो इसमें पराजय किसकी है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनारकाशी क्षेत्र में 9 सीटें बीजेपी हार जाती है और गोरखपुर प्रांत में योगी आदित्यनाथ के सहारे बीजेपी अपना परचम फिर से लहराती है। आज की तारीख में पूरा देश ही नहीं, देश के बाहर भी योगी आदित्यनाथ की अपनी एक छवि बन चुकी है और ये उनकी जो छवि बनी है, यही गुजरात लॉबी को खटक रही है। गुजरात लॉबी ने हमेशा से उसे निशाने पर लिया जो कभी उसे टक्कर देता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस गद्दी की चाहत ने जो असल चीज थी, सत्ता पर काबिज रहते हुए, वो चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, मजदूरों का मामला हो, किसानों का मामला हो, इन सब को दरकिनार कर दिया गया। आप जब राम मंदिर का निर्माण अधूरा था, आप उसका उद्घाटन करने के लिए चले, तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्यों ने मिलकर के इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अधूरे मंदिर का निर्माण, उद्घाटन नहीं होना चाहिए। आपने उनको भी नकार दिया। उस वक्त आपने उनको नकार दिया और जिन कारपोरेट के कंधों पर आप चल रहे थे, उन्हीं में से एक के दीवान में जाकर के आप उन्हीं में से एक शंकराचार्य के पांव भी छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज में 2024 के चुनाव में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, उन 2 लड़कों ने, जिन्हें निशाने पर लिया गया, 2 लड़के कह करके फप्तियां कसी गई, उन 2 लड़कों ने जो बिसात बिछा दी है, उस बिसात में अब बीजेपी, गुजरात लॉबी लगातार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है और इसकी काट उसके पास फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। वो भले ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे अपनी सरकार को चला लें, लेकिन वो भी बहुत दिनों तक नहीं होने वाला है, क्योंकि नायडू अगर गुजरात लॉबी व्यापारी है तो उनसे बड़े व्यापारी हैं। और नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और इस बीच जो जगह जगह से आवाजें उठने लगी हैं बीजेपी के अंदर से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र,
उत्तराखंड, हरियाणा, इन सभी राज्यों से, झारखंड, वो धीरे धीरे करके ये और मुखर होगी। और अगर उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें भी अगर कहीं 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों की तरह परिणाम आए तो ये जो खींचतान है वो इलास्टिक का धागा टूट भी सकता है। वहां भी अगर आप बचा लेंगे किसी तरह से, तो जिन 4 राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, उन चुनाव परिणामों पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। और इस बीच एक बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आने वाला महीना, जिसके लिए आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव पहले ही कह चुके हैं कि ये सरकार अगस्त में गिर जाएगी, तो देखना यह भी होगा कि लालू प्रसाद यादव, जो वो एक घुटे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, उनकी भविष्यवाणी कहां तक सच होती है। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है ठीक उसी तरह से चल रहा है जैसे मैंने इस चर्चा के शुरुआत में कहा था। वो काल चक्र का पहिया अब घूमते 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 गुजरात लॉबी को नीचे की तरफ ले आ चुका है। अब आगे क्या होता है आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन हम एक एक पल पल की खबर पर हम नजर रखेंगे और आप तक परोसते जाएंगे। चलते चलते एक चीज और आपको बता दूं, आज की बड़ी घटना जिसके तहत आज 18 तारीख है और आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 को लेकर के बड़ी सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यह डायरेक्शन दिया है, ये व्यवस्था दी है, ये आदेश दिया है कि वो सारे परीक्षार्थियों के रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर डालें केंद्रवार। ठीक उसी तरह से जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एफबीआई को आदेश दिया था कि एक एक चीज, छोटी चीज आप वेबसाइट पर डालिए, और जिसका नतीजा आप सब देख चुके हैं। तो वो स्थिति यहां भी पहुंच रही है। सरकार भले ही न माने कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुलासा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और बड़ा काम है। इसलिए बच्चों को भी थोड़ा सा सब्र और रखना पड़ेगा, जैसे इतना दिन वैसे थोड़ा सा और चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है। इस बीच में क्या कुछ घटता है देश काल में, उन सूचनाओं के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी इस निवेदन के साथ कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।